आज के लेक्चर का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन के कारण क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद भारतीयों के समक्ष स्वतंत्र प्राप्ति के लिए आंदोलन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न बचा, इसलिए कांग्रेस को विवश होकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। किंतु केवल क्रिप्स मिशन की असफलता ही एक आंदोलन का मूल कारण नहीं है। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इस आंदोलन के कई कारण रहे। उसमें सबसे पहला है क्रिप्स मिशन की सफलता। कांग्रेस भारतीय समस्याओं का हल चाहती थी और वह हल था भारत की स्वतंत्रता, परंतु इस मामले में क्रिप्स के प्रस्ताव अपर्याप्त थे। चर्चिल ने तो सितंबर 1941 में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना था। उसने यह भी कहा कि अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार भारत पर लागू नहीं होगा। अतः क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीयों को विश्वास हो गया कि क्रिप्स को चीन तथा अमेरिका के दबाव के कारण भारत भेजा गया था और चर्चिल भारतीयों को वास्तविक सत्ता हस्तांतरित नहीं करना चाहता। अतः लोगों में निराशा फैल गई, किंतु लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा अब तक तीव्र हो चुकी थी। सेकंड, जापान को प्रसन्न करने की बात। भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यद्यपि भारतीयों की दृष्टि में जापान भी इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था, परंतु अंग्रेजों का साथ देने से जापान नाराज हो सकता था। अतः जापान को नाराज न करने की भावना का विकास हुआ। इसके लिए मौजूदा स्थिति में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ना लाभदायक बात थी। तीसरा कारण है बर्मा के शरणार्थियों की करुण कहानी। बर्मा पर जापान के आक्रमण के तत्काल बाद वहां से आने वाले भारतीय शरणार्थियों ने अपनी जो दुख भरी कहानियां सुनाई, उससे सारे देश में रोष फैला। भारतीय शरणार्थियों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया गया जिससे वे किसी घटिया जाति से संबंधित हो। भारतीय व अंग्रेज शरणार्थियों के यात्रा प्रबंधन में भी सरकार ने रंग भेद व जाति भेद जैसी नीति का परिचय दिया। भारतीयों के लिए सड़कें अलग थी और अंग्रेजों के लिए अलग। जिस सड़क से अंग्रेज शरणार्थी गुजर रहे थे उस पर 3-4 मील पर ठहरने खाने का प्रबंध था, जबकि भारतीय शरणार्थियों के जिधर से गुजरे थे वहां ऐसा कोई प्रबंध नहीं। इससे भारतीयों को विश्वास हो गया ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए हितों की रक्षा में समर्थ नहीं है और न ही उसे किसी प्रकार की उसकी चिंता है। चौथा, पूर्वी बंगाल में आतंक का वातावरण। अंग्रेजों को लगा कि अब जापान भारत पर आक्रमण करने ही वाला है, अतः उसे पूर्वी बंगाल में ही रोकने का निश्चय किया गया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया गया। इसके अलावा हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों की नावों को भी नष्ट कर दिया गया ताकि जापान उनका लाभ न उठा सके, परंतु इससे हजारों परिवारों की रोजी मारी गई, भूखे मरने के दिन आ गए। सरकार ने उन लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। सरकार की नीतियों से लोगों में सरकार के प्रति घृणा बढ़ी और लोग सोचने लगे कि यदि जापानी कलकत्ता की तरफ बढ़ आए तो इस औद्योगिक नगरी और मजदूरों का क्या हाल होगा। पांचवा कारण है कीमतों में वृद्धि। इस समय युद्ध के कारण बहुत सी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही थी और उनकी कीमतों में साधारण वृद्धि हो रही थी। लोगों को दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीदने के लाले पड़ रहे थे। लोगों को अब सरकार के कागजी नोटों में भी विश्वास नहीं रहा। बढ़ती हुई महंगाई से मध्यम वर्ग की स्थिति भी काफ़ी शोचनीय हो चुकी थी और इस वर्ग में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना अधिक प्रबल हो गई थी। 6, अंग्रेजों की सैनिक क्षमता में अविश्वास। कुछ वर्षों पहले तक लोग अंग्रेजों को अपराजय मानते थे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में जापान के हाथों उनकी निरंतर पराजय, सिंगापुर, मलाया, बर्मा आदि पर जापान के अधिकार से लोगों को अंग्रेजों की सैनिक क्षमता में अविश्वास उत्पन्न हो गया और स्वयं गांधी जी को यह लगने लगा था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। उनका यह भी विश्वास था कि यदि अंग्रेज भारत में बने रहे तो जापान भारत पर अवश्य आक्रमण करेगा, परंतु यदि अंग्रेज भारत को भारतीयों के हाथों में सौंप कर चले जाए तो शायद जापान भारत पर आक्रमण न करे और भारत की युद्ध के विनाश से बच जाए। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से निकल जाने को कहा। उन्होंने 5 जुलाई 1942 को हरिजन नामक समाचार पत्र में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ।
आंदोलन के लिए कार्यक्रम। बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस कार्यक्रम समिति ने आंदोलन के लिए निश्चित योजना बनाई। 9 अगस्त 1942 हरिजन में हिंसात्मक आंदोलन चलाने तथा विदेशी सरकार को पंगु बनाने के तरीके विस्तृत रूप से बताए गए। सत्यमोहन रॉय लिखते हैं कि पहला चरण आंदोलन को रोकने वाले सभी आदेशों का उल्लंघन करे, दूसरा नमक बनाए, तीसरा गैरकानूनी सभाओं का खुल्लम-खुल्ला सदस्यता। दूसरे चरण में वकील अपना कार्य छोड़ दे, विद्यार्थी अपने विद्यालय तथा महाविद्यालय छोड़ें। तीसरा जज अदालती तलबी छोड़ दे, सरकारी कार्यकर्ता अपना पद त्याग दे। तीसरे चरण में मजदूरों की हड़ताल हो। चौथे चरण में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराबों की दुकान का बहिष्कार, विदेशी मुद्रा के व्यापार में बहिष्कार। पांचवें चरण में कुछ विषयों पर न तो रोक लगाई गई और न ही बढ़ावा दिया गया, जैसे गाड़ियां रोकना, बिना टिकट सफ़र करना, टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के तार काटना। और छठे चरण में किसी प्रकार का कर न देना, फौजों को रोकना, आंदोलनकारियों के बंदी बनाने पर भी आंदोलन को स्थगित न करना। इस प्रकार यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस ने कोई निश्चित योजना नहीं बनाई, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेसी नेताओं से कुछ बातचीत में कहा कि वे आंदोलन को गांधी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चलाएं। संक्षेप में कुछ भी स्पष्ट न था, सब कुछ लोगों पर छोड़ दिया गया था। आंदोलन के प्रति अन्य दलों का रवैया। कांग्रेस को छोड़कर अन्य किसी दल ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। साम्यवादी दल की नीति तो सोवियत संघ के कार्यकलापों से प्रभावित थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, तो उन्होंने युद्ध को साम्राज्यवादियों का युद्ध कहा, क्योंकि सोवियत संघ और जर्मनी में युद्ध के पूर्व अनाक्रमण समझौता हो चुका था। किंतु जब रूस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ और रूस मित्र राष्ट्रों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ, तो साम्यवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को जनता का युद्ध करना शुरू कर दिया और भारतीय जनता से अंग्रेजों की सहायता करने को कहा, फांसीवादी शक्तियों को पराजित किया जा सके। वे इस समय ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहते जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को परेशानी हो। भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की और अपने प्रभाववादी शक्तिशाली मजदूर यूनियनों को इस आंदोलन से दूर रखा। मुस्लिम लीग ने भी युद्ध काल में अंग्रेजों की हर तरह मदद की। उसने इस आंदोलन की तीव्र आलोचना की। कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जिन्ना ने एक वक्तव्य जारी किया, अफसोस जाहिर किया कि कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की है। ऐसा करते समय कांग्रेस ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, दूसरों का नहीं। उन्होंने मुसलमानों को अपील की कि वह इस आंदोलन से बिल्कुल अलग रहें। 20 अगस्त 1942 को मुस्लिम लीग की कार्य समिति ने एक लंबा प्रस्ताव पास कर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उसके हिसाब से यह आंदोलन सिर्फ ब्रिटिश शासकों को ही नहीं, मुसलमानों को भी दबाकर अपनी मांगे हासिल कर लेने के लिए कांग्रेस की चाल है और कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य अपने लिए सत्ता प्राप्त करना तथा हिंदू राज की स्थापना। लीग ने अपनी कराची अधिवेशन 1943 में भारत छोड़ो के प्रत्युत्तर में एक नया नारा दिया, बांटो और भागो। हिंदू महासभा के प्रधान वीर सावरकर ने यद्यपि ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना की, लेकिन हिंदुओं को इस आंदोलन में भाग न लेने को कहा। उदारवादियों के नेता सर तेज बहादुर सप्रू ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अनीतिपूर्ण और सामयिक बताया। एंग्लो इंडियन जाति के प्रवक्ता एंथोनी ने आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि अंग्रेजों से अपना पुराना बदला चुकाने के लिए भारत को धूरी राष्ट्रों के हाथ बेचना ठीक नहीं होगा। हरिजन नेता डॉक्टर अंबेडकर, भारतीय ईसाइयों तथा अकाली दल ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के अलावा अन्य सभी दल इस समय अंग्रेजों को अप्रसन्न करने के पक्ष में नहीं थे। आंदोलन का महत्व और परिणाम। भारत छोड़ो आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था। कांग्रेस के नेताओं का अचानक एक साथ जेल में बंद कर देने तथा शांत प्रदर्शनकारियों पर असह्य अत्याचार करने के परिणाम स्वरूप जनता ने स्वप्रेरणा से हिंसात्मक आंदोलन का सहारा लिया था। वस्तुतः ये ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीति का परिणाम था। इस आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों व्यक्तियों के अदम्य साहस व सहनशीलता का परिचय दिया। सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान। सरकार ने इस आंदोलन के दौरान सारे हिंसक कार्यों के लिए गांधी जी को दोषी ठहराया और 10 सितंबर 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन में कहा कि कांग्रेस ने गांधी की अहिंसात्मक मार्ग को त्याग दिया है तथा क्रांति के मार्ग को अपनाया है। चर्चिल ने यहाँ तक कह डाला कि कांग्रेस जापानियों के साथ है और परंतु राष्ट्रवादियों का कहना था कि जनता ने ब्रिटिश सरकार तथा उसके निरंकुश शासन से तंग आकर उसकी दमन नीति के विरुद्ध बगावत की है, क्योंकि गांधी जी तो शुरू से ही आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से चलाना के पक्ष में थे, न कि वे 9 अगस्त से आंदोलन शुरू करने वाले।
उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। वे वायसराय से मिलकर एक बार पुनः अंतिम प्रयास करेंगे। परंतु इससे पहले कि सरकार द्वारा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी से उनका क्रोधित हो उठी गई। गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस ने जनता को हिंसात्मक कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि सरकार की दमनात्मक नीति ने उसका मार्ग अपनाने के लिए विवश किया। अहिंसा के इस महान पुजारी को सरकार की नीति जनता के हिंसक कार्यों से गहरी ठेस पहुंची। 10 फरवरी 1943 गांधी जी जेल में ही 21 दिन का उपवास आरंभ किया। 13 दिन बाद उनकी हालत खराब हुई। सरकार ने छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी सरकार तभी तैयार हुए जब वे स्वयं को कांग्रेस के 8 अगस्त 1942 के प्रस्ताव से अलग करने, हिंसात्मक कार्यवाही का विरोध करे, इस प्रस्ताव के बाद हुई, किंतु गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने सफलतापूर्वक 7 मार्च 1943 को अपना उपवास समाप्त किया, किसी तरह से बच गए, लेकिन 22 फरवरी 1940 को उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा जेल में ही देहांत हो गई। अंत में लॉर्ड वेवल भारत के नए गवर्नर जनरल बने। तब सरकार ने उनको 6 मई 1944 को रिहा कर दिया और अब रिहाई के बाद गांधी जी बाहर आए तो राजनीतिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। उस समय मित्र देशों की जर्मनी, जापान और इटली पर विजय के आसार दिखाई दे रहे थे। ऐसे समय में सरकार पर दबाव डालना अत्यंत कठिन था। अतः गांधी जी ने सरकार के साथ भारत छोड़ो आंदोलन को छोड़े बिना समझौता करना ही उचित समझा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए आंदोलन की पुष्पलड़ी में पिरोया जाने वाला यह अंतिम पुष्प। आंदोलन को दबाने में पुलिस और सेना ने 538 बार गोलियां चलाई, 538 बार, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों जेल में ठूंसे गए। डॉक्टर अम्बा प्रसाद लिखते हैं कि यद्यपि यह आंदोलन अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य में विफल रहा, परंतु इससे लोगों में सरकार को मुकाबला करने की ताकत उत्पन्न हुई। इसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इस आंदोलन को विश्व के अन्य देशों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड, अमेरिका, चीन आंदोलन के विरोधी थे। वैसे अमेरिका में अनेक लोग इस आंदोलन के समर्थक भी थे, जिसमें पॉलबक, एडम ग्रंस्नो, एफएल ह्यूमन, लुई फिशर, नॉर्मन थॉमस, बैंडल विल्की आदि बुद्धिजीवी प्रमुख थे। इन लोगों का मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, परंतु अमेरिका के अधिकांश लोगों का मानना था कि इस आंदोलन का गलत समय में आरंभ किया गया। एक प्रमुख अमेरिकी समाचार पत्र में कहा गया कि महायुद्ध के दौरान इंग्लैंड की सरकार भारत में किसी प्रकार की अराजकता को सहन नहीं कर सकती और न ही अमेरिका की जनता ब्रिटिश सरकार के आंदोलन को दमन करने की नीति को रोक सकती है। चीन ने इस आंदोलन की आलोचना इसलिए की कि उसे भय था कि अंग्रेज सरकार ने भारत से इस समय निकलने से चीन की रक्षा को खतरा हो सकता है। 25 जुलाई 1942 को च्वांग काई शेक ने रूजवेल्ट को लिखा, अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। रूजवेल्ट ने भी च्वांग काई शेक के विचार का समर्थन करते हुए चर्चिल को पत्र लिखा, यदि चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहे तो अंग्रेज चीन के साथ अपनी संधि तोड़ देंगे। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड के विवश होकर भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी। आंदोलन की सफलता के कारण अम्बा प्रसाद ने इस आंदोलन की सफलता के मुख्य 3 कारण बताए हैं। पहला, इस आंदोलन के संगठन और योजना में कमियां थी। किसी भी जन आंदोलन को आरंभ करने के पूर्व उसके नेताओं को आंदोलन की रणनीति का ज्ञान आवश्यक होता है, लेकिन इस आंदोलन के नेताओं ने कोई रणनीति निश्चित नहीं की थी। सरकार उन्हें गिरफ्तार करती, उससे पहले ही उसे भूमिगत हो जाना चाहिए था, किंतु आंदोलन का अध्ययन करने से पता चलता है कि किसी को कुछ पता नहीं था क्या किया जाए। गांधी जी ये धारणा सर्वथा गलत सिद्ध हुई कि सरकार को आंदोलन की चेतावनी देने पर सरकार उनसे बातचीत करेगी। उन्हें पक्का ये विश्वास था कि सरकार उन्हें 1920 के आंदोलन की भांति गिरफ्तार नहीं करेगी। गांधी जी की ये धारणा गलत सिद्ध हुई। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। 1 जनवरी 1943 में प्रकाशित हुई पत्रिका, जिस पर जयप्रकाश नारायण के हस्ताक्षर थे, में कहा गया कि संगठन के अभाव के कारण कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता भी आंदोलन की प्रगति से अनभिज्ञ थे। एक लंबे समय तक उन्हें पता ही नहीं था कि जनता क्या कर रही है और वह कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुरूप है या नहीं। नेताओं तथा समन्वय के अभाव में प्रशासन को पंगु बनाने की छोटी मोटी घटनाएं होती रही। जो नेता आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे वे कार्यक्रम के बारे में एक मत नहीं थे। बाद में जो हिंसात्मक कार्यवाही हुई उसके बारे में कांग्रेस 2 विचारधारा वाले लोग थे। एक हिंसात्मक कार्यवाही को स्वतंत्र प्राप्ति के लिए ठीक समझते थे और दूसरा कहता था कि गांधी जी इसे पसंद नहीं करेंगे। अतः स्वयं आंदोलनकारियों में भी एकता का अभाव था।
सेकंड कारण है, इस आंदोलन के काल में सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस और देशी राज्य अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे, अतः सरकार का कामकाज बेरोक-टोक चलता रहा। सरकार के वफादार सेवकों ने आंदोलनकारियों पर भीषण अत्याचार किए। राष्ट्रीयता के प्रबल तूफान को रोकने का भरसक प्रयास हुआ। ये वफादार सेवक आंदोलनकारियों की गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं सरकार के पास पहुंचाते रहे, जिससे आंदोलन का दमन करना सरकार के लिए आसान हो गया। तीसरा, सरकार के पास जितने साधन और शक्ति थी उतने आंदोलनकारियों के पास नहीं थे। आंदोलनकारियों का न गुप्तचर विभाग था और न एक दूसरे को सूचना पहुंचाने के साधन। सरकार की अपेक्षा आंदोलनकारियों के पास आर्थिक साधन भी कम थे। सरकार ने अपने समस्त साधनों को आंदोलन को चलने में लगा दिया। लोगों पर दिल दहला देने वाले अत्याचार हुए, जिनका सामना करना साधारण जनता के लिए कठिन था, अतः आंदोलन को चल दिया गया। आज के लेक्चर का टॉपिक है